हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पूनम बजाज। आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रश्नावली विधि के प्रकारों के बारे में। जैसा कि अभी तक आप समझ चुके हैं कि प्रश्नावली प्राथमिक तथ्यों को एकत्रित करने की एक महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है और इसके द्वारा हम एक विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए लोगों से सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। और सूचनाएं प्राप्त करने के लिए हम डाक द्वारा प्रश्नावली उत्तरदाता तक पहुंचाते हैं और फिर पुनः प्राप्त करते हैं। प्रश्नावली के अनेक प्रकार हो सकते हैं, जो कि प्रश्नावली की रचना और इसकी प्रकृति, प्रश्नों के प्रकारों आदि पर निर्भर करते हैं। लुंडबर्ग ने इसके 2 प्रकारों की विवेचना की है: तथ्य संबंधी प्रश्नावली, फैक्ट ऑफ क्वेश्चनेयर, एंड सेकेंड वन इज मत संबंधी या मनोवृत्ति संबंधी प्रश्नावली, जिसको वो ओपिनियन का नाम देते हैं। जो तथ्य संबंधी प्रश्नावली है, वहाँ पर सामाजिक तथ्यों से संबंधित सामग्री को एकत्रित किया जाता है, जबकि जो मत संबंधी प्रश्नावलियाँ हैं उसमें उत्तरदाता की राय, रुचियाँ और मनोवृत्तियाँ जो हैं उनसे संबंधित तथ्यों को, प्रश्नों को रखा जाता है और उत्तर प्राप्त किए जाते हैं। पीवी यंग जो है वो इसको 2 प्रकार से बांटती हैं, एक संरचित प्रश्नावली के रूप में और दूसरी असंरचित प्रश्नावली के रूप में। संरचित प्रश्नावली में वे कहती हैं कि ऐसी प्रश्नावली जिसकी रचना अनुसंधान प्रारंभ करने से पूर्व ही कर ली जाती है, यानी कि हम पहले ही उसे बना लेते हैं, जिसमें निश्चित, स्पष्ट और पूर्व निर्धारित जो हैं वो प्रश्न शामिल किए जाते हैं। इस प्रकार से इसको मानवीकृत प्रश्नावली भी कहा जाता है, क्योंकि हमने इसका पहले ही मानव ने निर्माण कर लिया है। तो इस प्रकार से ये बहुत विस्तृत क्षेत्र के लिए प्रयोग में लाई जाती है। इनके द्वारा सामाजिक और आर्थिक घटनाओं के संबंध में सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं और नीतियां या परिवर्तन के संबंध में जो है वो हम जब अनुसंधान के कार्य करते हैं तो इस प्रश्नावली को प्रयोग में लिया जाता है। हम यह भी देखते हैं कि इन प्रश्नावलियों में जो प्रश्न होते हैं वे बहुत निश्चित, क्रमबद्ध और स्पष्ट होते हैं। इस प्रकार से, जैसा इसके नाम से स्पष्ट है, इसका संरचन कर लिया जाता है। दूसरा जो प्रकार बताया जाता है वो है प्रश्नावली का, जिसमें असंरचित प्रश्नावली से कहा जाता है। असंरचित प्रश्नावली के अंतर्गत हम देखते हैं कि प्रश्नावली में पहले से प्रश्नों का जो निर्माण है वो नहीं किया जाता है, केवल उन विषयों का उल्लेख किया जाता है जिनके संबंध में सूचनाएं प्राप्त की जानी है उत्तरदाताओं से। इसको हम इंटरव्यू गाइड या साक्षात्कार निर्देशिका भी कह देते हैं। इसमें जैसा कि कैप्ट कहते हैं कि कुछ निश्चित विषय क्षेत्रों का समावेश होता है और लोगों की संख्या भी निर्धारित होती है जिनसे कि इस प्रश्नावली द्वारा उत्तर प्राप्त किए जाने हैं। सीमित अध्ययन क्षेत्र के लिए और उत्तरदाताओं से संपर्क स्थापित करने के लिए इस प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है। तीसरे प्रकार की जो प्रश्नावली है उसको बंद या प्रतिबंधित प्रश्नावली कहा जाता है, जिसके अंदर हम इस प्रकार के प्रश्न देते हैं कि व्यक्ति को उन्हीं में से उत्तर छांटना है। मान लीजिए कि हम कहते हैं आपकी आय के क्या साधन हैं, तो हम यहाँ पर उसको उत्तर दे देते हैं कि वह नौकरी करता है या व्यवसाय करता है, या व्यक्ति जो है वो खेती द्वारा अपनी आय प्राप्त करता है या अन्य साधनों द्वारा। तो इस प्रकार से व्यक्ति इन चारों में से चुनकर हमें बता देता है कि उसकी आय का साधन क्या है, और इस प्रकार यह एक बंद या प्रतिबंधित प्रश्नावली के रूप में आती है। जब हम आगे चलते हैं तो अगला प्रकार हम देखते हैं, चौथा प्रकार खुली या अप्रतिबंधित जो है वो प्रश्नावली का।
इस प्रकार की प्रश्नावली के अंदर हम देखते हैं कि प्रश्नों के साथ उनके संभावित उत्तर नहीं दिए होते, बल्कि आप इच्छा अनुसार कुछ भी उत्तर दे सकते हैं। जैसे कि हम यह पूछें कि छात्र असंतोष के क्या कारण हैं, और जो हमारे उत्तरदाता हैं वो अपने आप इसका जवाब हमें दे सकते हैं। या हम यह कहें कि सरकार की मनरेगा की नीति कितनी ज़्यादा कारगर है, या उसके मूल्यांकन के बारे में सवाल करें, तो यहाँ पर हम पूछ सकते हैं। और अभी आप हाल में देखें जो किसान आंदोलन चल रहा है, इससे संबंधित कुछ भी आप इस प्रकार के जो है सवाल अगर पूछते हैं और उनको उत्तर में बांधते नहीं हैं, तो यह खुली या अप्रतिबंधित प्रश्नावली कहलाती है। अगली आती है चित्रमय प्रश्नावली, जिसमें कि चित्र बनाकर व्यक्तियों को पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा उत्तर जो है वो सही है। और ज़्यादातर जब हम बड़े समूह में, अशिक्षित समूह के लिए इस प्रकार की प्रश्नावलियों को काम में लेते हैं। लास्ट इसमें हम बात करते हैं मिश्रित प्रश्नावली की, जिसके अंदर खुले और बंद सभी प्रकार के प्रश्नों का समावेश रहता है। और इस प्रकार से इस प्रश्नावली का निर्माण आसानी से किया जा सकता है। सामाजिक तथ्यों की जटिलता और विविधता के कारण एक ही प्रकार के प्रश्न बनाना संभव नहीं होता। अलग अलग प्रकार के प्रश्न जो है वो हम बनाते हैं, तो विषय के व्यापक और गहन अध्ययन के लिए हम इस प्रश्नावली का जो है वो प्रयोग करते हैं। गहन अध्ययन के अंदर यहाँ पर हम इसमें चाहे बंद, खुले, संरचित कैसे भी प्रश्न जो हैं वो रख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रश्नावलियाँ कम शिक्षित या अशिक्षित दोनों प्रकार के समूह के व्यक्तियों के लिए उपयोगी सिद्ध होती हैं। अब जब हम एक अच्छी प्रश्नावली की विशेषताएं जानने की कोशिश करते हैं, तो हम देखते हैं कि इसमें ऐसे प्रश्न होने चाहिए जिनका उत्तर हाँ या नहीं में हो। प्रश्नों की संख्या जो है वो कम होनी चाहिए। शीघ्र समझ आए, समझने योग्य प्रश्न जो हैं वो होने चाहिए। प्रश्न जो हैं बिल्कुल पक्षपात रहित होने चाहिए, किसी प्रकार का पक्षपात हमें उसमें नहीं करना चाहिए। और शिष्टतापूर्ण प्रश्न जो हैं वो पूछे जाने चाहिए। प्रश्नों के अंदर कार्य और कारण का संबंध दिखाई देना चाहिए, और ऐसे प्रश्न होने चाहिए जिससे हम इच्छित सूचनाओं की प्राप्ति कर सकें। तो इस प्रकार से हम जो है एक अच्छी प्रश्नावली का निर्माण कर सकते हैं। और यह प्रश्नावली की विशेषताएं हमें A.L. बाउले ने बताई हैं कि आप इस प्रकार की प्रश्नावली का निर्माण किया जाना चाहिए। जब हम प्रश्नावली के प्रश्नों की बात कर लेते हैं, तो प्रश्नावली के निर्माण की विधि की बात करते हैं कि एक प्रश्नावली का निर्माण कैसे किया जाए, उसमें क्या क्या स्टेप्स जो हैं वो हमें उपयोग में लाने चाहिए। यहाँ हम सबसे पहले देखते हैं कि हमें अध्ययन की समस्या के बारे में, जो भी विषय हमने चुना है, जो भी समस्या हमने चुनी है, हमें उसकी जानकारी, पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। हमें उस क्षेत्र और उन सूचनादाताओं की जानकारी होनी चाहिए जिनके संबंध में हम बात करने वाले हैं, और हमारे अध्ययन की इकाई क्या होगी हमें यह पता होना चाहिए। हम महिला सुरक्षा से संबंधित मान लीजिए कोई बात करना चाहते हैं, हम बात करना चाहते हैं शिशु जो अभी हॉस्पिटल्स में शिशुओं के साथ उनकी बीमारी या उनकी मृत्यु को लेकर इस तरह का कोई सर्वेक्षण या अनुसंधान करना चाहते हैं, तो एक तो हमें अध्ययन का विषय या समस्या पूरी तरह से पता होना चाहिए, और फिर हम किस क्षेत्र में उसको लागू करना चाहते हैं, वहाँ हम किससे ये जानकारियाँ प्राप्त करना चाहते हैं, ये हमारा सबसे पहला और महत्वपूर्ण चरण या स्टेप्स होगा, जो कि हमें प्रश्नावली के निर्माण में सहायता करता है। दूसरी जो बात आती है वो आती है
प्रश्नों की उपयुक्तता कि प्रश्न जो हैं वो किस प्रकार के पूछे जाएंगे। यहाँ पर बात आती है कि प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए, सरल होने चाहिए ताकि सामने वाला व्यक्ति इसको समझ सके। बहुत लंबे प्रश्न नहीं होने चाहिए, छोटे संक्षिप्त प्रश्न होने चाहिए। प्रश्न जो हैं उनसे भटकाव हमारा नहीं होना चाहिए, जो हम प्राप्त करना चाहते हैं वो होने चाहिए। भाषा की स्पष्टता जो है वो बिल्कुल होनी चाहिए प्रश्न बनाने में, पूछने में, और जो है कम संख्या में प्रश्न पूछे जाएं और साथ ही साथ उनमें क्रमबद्धता जो है वो पाई जानी चाहिए, यानी कि पहले से दूसरे प्रश्न की रिलेवेंसी जो है वो हमें दिखाई देनी चाहिए। अदरवाइज जो है वो प्रश्नावली के निर्माण की जो हम उद्देश्य लेकर चले हैं वह पूर्ण नहीं हो सकता। अगला जो पॉइंट आता है स्टूडेंट्स वो है कि प्रश्नावली की बाहरी आकृति कैसी होनी चाहिए, किस प्रकार से इसको हमें दिखना चाहिए। तो इसमें हम ये देखते हैं कि इसका आकार और किस प्रकार का कागज, किस प्रकार की छपाई और क्या क्या आइटम्स जो हैं वो हम इसमें शामिल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जब हम एक प्रश्नावली जो है वो केवल प्रश्नों का निर्माण करना ही नहीं है बल्कि इससे ज़्यादा है, क्योंकि प्रश्नावली की सफलता उसकी भौतिक बनावट पर भी निर्भर करती है। प्रश्नावली भरते समय अनुसंधानकर्ता वहाँ उपस्थित नहीं होता, इसलिए सूचनादाता का ध्यान आकर्षित करने के लिए ये जो बाहरी आकार है ये होना सही होना चाहिए। तो इसलिए अच्छी क्वालिटी का कागज़ लगाया जाए। जो सामान्यतः आकार होता है वो 8x12 के या 9x11 के कागज़ पर बनाया जाता है। उसकी छपाई जो है वो बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए और उसका जो रंग रूप है वो भी बिल्कुल आकर्षक जो है वो होना चाहिए। कौन कौन से आइटम हम इसमें लेने हैं हमें वो भी हमें पता होना चाहिए। एक ही विषय से संबंधित सारे प्रश्न इसमें शामिल कर लेने चाहिए और उनको एक ही सीक्वेंस में रखा जाना चाहिए। इस प्रकार से हम इस प्रश्नावली को शीर्षक और उपशीर्षक जो है उसमें बांट कर तैयार कर लेते हैं। तो अब हम यह देखते हैं कि प्रश्नावली के निर्माण में भी हमें उतनी ही सावधानी रखनी चाहिए जितना हम प्रश्नों को बनाने में रखते हैं। तो प्रश्नावली का निर्माण जितनी सावधानी और व्यवस्थित तरीके से किया जाएगा, अनुसंधान के लिए सामग्री का संकलन जो है वो उतना ही उपयोगी सिद्ध होगा। तो स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे कि प्रश्नावली का जो निर्माण है उसकी क्या विधि है और यह हमारे लिए कितना आवश्यक है। धन्यवाद।